नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहाचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में अपन स्वराज्य पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना किसने की, इसके क्या क्या उद्देश्य थे और अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल हुई। जेल से छूटने के बाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के सामने एक नया विजन रखा, नया कार्यक्रम रखा था। उनका विचार ये था कि 1923 में विधानमंडल के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन असहयोग आंदोलन के चलते हुए कांग्रेसियों पर विधानमंडलों का बहिष्कार करने के लिए कहा गया था कांग्रेसियों को कि वे विधानमंडलों के चुनाव का बहिष्कार करेंगे और कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन चित्तरंजन दास ने कहा कि 1923 में जो विधानमंडल के चुनाव होने वाले हैं उसमें हमको भाग लेना चाहिए। दिसंबर 1922 को गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। उन्होंने यह बहुत प्रयत्न किया कि कांग्रेस उनके इस कार्यक्रम को स्वीकार कर ले, परंतु राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी, रंगा अयंगर इत्यादि के विरोध के कारण उन्हें वहां पर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और आगामी चुनाव लड़ने के लिए मोतीलाल नेहरू से मिलकर इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज्य पार्टी बनाई। राजगोपालाचारी के ग्रुप को अपरिवर्तनवादी कहा जाने लगा। जो दूसरा ग्रुप था उसको अपरिवर्तनवादी कहा जाने लगा। उनमें तथा स्वराज्यवादियों में बढ़ती हुई कटुता को दूर करने के लिए सितंबर 1923 में मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसमें कांग्रेस ने विधानमंडलों में प्रवेश के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। देशबंधु चित्तरंजन दास ने यह स्पष्ट कर दिया कि विधानमंडलों में प्रवेश करने के कार्यक्रम का यह अर्थ नहीं है कि कांग्रेस की दूसरी प्रगतियों को समाप्त कर दिया जाए, बल्कि उनका इस तरह से विस्तार किया जाए कि विधानमंडलों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में निर्वाचित स्थानों पर कब्जा करना भी उनमें शामिल कर लिया जाए। 1924 ईस्वी में खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी जेल से छोड़ दिए गए। उस समय उन्होंने स्वराज्यवादियों के राजनीतिक कार्यक्रम का समर्थन किया और स्वराज्यवादियों ने उनके रचनात्मक कार्यक्रम का समर्थन किया। अब है स्वराज्य दल के सिद्धांत कार्यक्रम क्या थे। गांधीवादियों और स्वराज्यवादियों का अंतिम उद्देश्य एक ही था और वह था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर औपनिवेशिक स्वराज्य या अधिराज्य स्थिति को प्राप्त करना। परंतु उनके तरीकों में बहुत भिन्नता थी। जहां गांधीवादी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रचनात्मक कार्यों पर बल देते थे, वहीं स्वराज्यवादी विधानमंडलों का चुनाव लड़ना और जनता में अपनी लोकप्रियता तथा शक्ति को सिद्ध करना चाहते थे। वे चुनाव को जनता में स्वराज्य के लिए उत्साह भरने का बड़ा भारी साधन समझते थे। वे चुनाव का लड़ना इसलिए भी आवश्यक समझते थे ताकि अवांछनीय व्यक्ति चुनावों को जीतकर सरकार की सहायता नहीं कर सके, जैसा कि पहले उदारवादियों ने किया था। उन्होंने चुनाव लड़ने का इसलिए इरादा किया था कि या तो 1919 के सुधारों में कुछ आवश्यक परिवर्तन कराए जाए, वरना इनका अंत किया जाए और नए सुधारों की मांग की जाए। वे महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व नहीं समझते थे, परंतु वे कहते थे कि रचनात्मक कार्यक्रम के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विधानमंडलों के चुनाव लड़ना तथा उनमें जाकर स्वराज्य के लिए संघर्ष करना भी बहुत
आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर वे महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार थे। अब इसमें स्वराज्यवादियों को कहाँ तक सहायता मिली, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1923 के चुनाव हुए, उसमें स्वराज्यवादियों को आशा से अधिक सफलता मिली। केंद्रीय विधानमंडल में बंगाल तथा मध्य प्रदेश में उन्हीं के चुने हुए सदस्यों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। कई अन्य प्रांतों के विधानमंडलों में यद्यपि स्वराज्य दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तथापि वहाँ वह सबसे बड़ा विरोधी दल बना। केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज्यवादियों के नेता पंडित मोतीलाल नेहरू थे। बंगाल विधानमंडल में स्वराज्यवादियों के नेता चित्तरंजन दास थे। पंडित मोतीलाल नेहरू अत्यंत योग्य और प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने अपनी कुशलता से अनेक राष्ट्रवादियों और स्वतंत्र सदस्यों को अपने साथ मिला लिया। उन्होंने उनको अपने साथ मिलाकर केंद्रीय विधानमंडल में एक प्रस्ताव पास कराया फरवरी 1924 को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वह प्रस्ताव ये था कि यह असेंबली गवर्नर जनरल को भारत के लिए उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की दृष्टि से 1919 के एक्ट में परिवर्तन करने की सलाह देती है और आग्रह करती है कि निकट भविष्य में भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए, जिसमें थोड़ी संख्या वाली जातियों और हितों का उचित ध्यान रखा जाएगा, भारत के प्रतिनिधियों का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाए। इस केंद्रीय विधानमंडल को भंग करके नए केंद्रीय विधानमंडल के सामने इस संविधान की स्वीकृति के लिए रखा जाए और बाद में इसको एक्ट का रूप देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा जाए। जब स्वराज्य दल ने देखा कि ब्रिटिश सरकार 1919 के सुधारों में कोई परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके नेताओं को भारत सरकार की तरह कड़ा रुख अपनाना पड़ा। उन्होंने केंद्रीय विधानमंडल की बैठक में 1924, 25, 25, 26, 26, 27 के बजटों की मांगों को अस्वीकार कर दिया और उसके फलस्वरूप गवर्नर जनरल को बजट पास करने के लिए विशेष शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। और सरकार के कड़े विरोध के बावजूद 1918 के दमनकारी कानूनों के विरुद्ध प्रस्ताव पास किए गए। राजनीतिक नेताओं की रिहाई के लिए भी प्रस्ताव पास किए गए। कई अन्य मामलों पर भी सरकार को हार खानी पड़ी। सरकारी समारोह और उत्सवों के निमंत्रण भी स्वीकार नहीं किए गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वराज्यवादियों को अच्छी सफलता मिली थी। अब स्वराज्यवादियों के कार्यों का मूल्यांकन। स्वराज्य दल की बाधा नीति की कुछ लोगों ने बहुत आलोचना की, जैसा कि विपिन चंद्र पाल जैसे कांग्रेसियों तथा जोसेफ बप्तिस्ता जैसे स्वतंत्र सदस्यों का विश्वास था कि केवल बाधा नीति निरर्थक है। उदारवादी भी इसके विरुद्ध थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे बेकार और अर्थशून्य बताया। डॉक्टर जकारिया ने लिखा है कि स्वराज्यवादियों की स्थिति उन व्यक्तियों की सी थी जो अपनी रोटी को खाना भी चाहते थे और साथ में रखना चाहते थे। एक तरफ वे लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए उग्रवाद की बातें करना आवश्यक समझते थे, परंतु वास्तव में उसी के साथ साथ संसदवाद में भी उनका पूर्ण विश्वास था। फलतः जिस मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया उसमें सहयोग का अर्थ था असहयोग। स्वराज्यवादियों की बाधा नीति से सरकार की गति बंद नहीं हुई और न ही स्वराज्य एकदम प्राप्त हुआ। यद्यपि कही गई आलोचना को सच्चाई अवश्य है, परंतु यह स्वराज्यवादियों के कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं है। स्वराज्यवादियों ने उस समय कार्य शुरू किया जबकि असहयोग आंदोलन असफल हो चुका था। जनता गांधी जी के रचनात्मक कार्यों की तरफ आकृष्ट नहीं हो रही थी।
उनके कार्यों से दोबारा जनता में उत्साह का संचार हुआ। स्वराज्यवादी असहयोग आंदोलन को विधानमंडलों में ले गए। उन्होंने वहां पर राष्ट्रीय ज्वाला को बनाए रखा और देश को अपने भाषणों तथा कार्रवाई द्वारा असहयोग के लिए पुनः तैयार किया। इसी कारण से बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने खूब भाग लिया। स्वराज्यवादियों के कार्यों के कारण जनता में राजनीतिक जागृति बनी रही और ये लगातार स्वतंत्रता की मांग करती रही और उसके लिए त्याग करने के लिए कटिबद्ध रही। उन्होंने सरकार की निरंकुशता की लगातार आलोचना करके इसे जनता की इच्छाओं की परवाह करना सिखाया। सरकार को ये भली भांति विदित हो गया था कि 1919 के सुधारों से जनता तनिक भी संतुष्ट नहीं है। अतः उन्होंने मुद्दीमैन कमेटी और बाद में समस्या पूर्व साइमन कमीशन नियुक्त किया। सरकार का यह आडंबर समाप्त हो गया कि भारत में शासन जनता की इच्छाओं से चलाया जा रहा है। केंद्रीय विधानमंडल में सरकार के बार बार हार से बाहरी देशों और इंग्लैंड की जनता को भी पता चल गया कि भारतवासी ब्रिटेन सरकार के सख्त विरोध है और स्वतंत्रता चाहते हैं। स्वराज्यवादियों ने जो स्वतंत्रता आंदोलन विधानमंडलों में चलाया उसे पढ़ा लिखा वर्ग कांग्रेस के समीप आया और जनता में बड़ी भारी राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई, जिसने स्वतंत्रता को अपने समीप लाने में काफ़ी सहायता की। कोई भी समझदार व्यक्ति मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास जैसे कर्मठ और त्यागी नेताओं द्वारा किए गए कार्यों को व्यर्थ नहीं समझ सकता। उन्होंने 1924 में गोलमेज सम्मेलन और भारत के लिए नए संविधान का प्रस्ताव सबसे पहले पास किया था। बाद में इसी प्रस्ताव को कांग्रेस ने बार बार दोहराया। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार 1930 में गोलमेज सम्मेलन के बुलाने पर और बाद में दोहरे शासन का अंत करके प्रांतों को पूर्ण स्वराज्य देने के लिए विवश हुई। धन्यवाद।